एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइबरशाला। मैं शुरू करने जा रहा हूं अपने चैनल पर साइबर सिक्योरिटी कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री। जो नॉलेज आप हज़ारों रुपए खर्च करके लेते हो, वो मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने वाला हूं। इस फील्ड में मुझे 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है। मैं एक सिक्योरिटी एनालिस्ट हूं कंपनी के अंदर। बिकॉज ऑफ कंपनी पॉलिसीज मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करूंगा अभी। कुछ लोग होंगे जो इस चैनल पर आएंगे और मुझे जानते होंगे, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी मेरी आइडेंटिटी रिवील ना करें। बट जो कोर्स मैं आपको कराने जा रहा हूँ, इसमें अपने एक्सपीरियंस में जो मैंने सीखा है, वो कोशिश करूंगा कि आपको भी सिखा पाऊँ, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सिखा पाऊँ आपको। और जो भी मेरी लैंग्वेज होगी कोर्स की, वो बिल्कुल हिंदी होगी। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जिनको शायद इंग्लिश इतने अच्छे से समझ नहीं आती और वो अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाते इंग्लिश की वजह से। और मैंने देखा है जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं साइबर सिक्योरिटी के, जो एडवांस लेवल के कोर्सेज हैं, वो सारे के सारे इंग्लिश में ही हैं। और इंग्लिश में है इसीलिए जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाते। उनको टॉपिक समझ नहीं आ पाते कि भाई क्या है, कैसे वर्क करेगा ये चीज़, और बैकएंड में क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको हिंदी में और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। इस कोर्स के अंदर बहुत ही एडवांस कोर्स होने वाला है। मुझे नहीं लगता यूट्यूब पर अब तक ऐसा कोई कोर्स अवेलेबल होगा। और जो बहुत ही कॉस्टली होते हैं साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज, मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। मैं सिर्फ आपको एक काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। डेली आपको 2 वीडियोज़ मिलेंगी। एक होगी आपकी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो भी हमारे साइबर सिक्योरिटी रिक्वायर्ड होंगे, जैसे कि डेटाबेस हो गया, नेटवर्किंग हो गया, आपका प्रोग्रामिंग हो गया। तो मैं आपको हर सब्जेक्ट कराऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ आपको हैकिंग सिखाऊंगा, एथिकल हैकिंग सिखाऊंगा, या आपको एक्सप्लॉइटेशन सिखाऊंगा, या प्रिविलेज एस्केलेशन सिखाऊंगा। मैं आपको हर एक वो टॉपिक सिखाऊंगा जो साइबर सिक्योरिटी में बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक रिक्वायर्ड होगा। वो हर टॉपिक कवर किया जाएगा आपके लिए। और तो मैं ये कोर्स बिगिनर्स के लिए भी है, और एडवांस लेवल जो अपना एडवांस कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो ओएससीपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो सीएच की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी है। ये हर एक स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है, आप चाहे किसी भी फील्ड से हों। ऐसा मैटर नहीं करेगा साइबर सिक्योरिटी में कि आप कंप्यूटर साइंस से ही होने चाहिए। आप बीएससी कर रहे हो, मैथ से कर रहे हो, बायो से कर रहे हो, जिसमें भी आप, अगर आपका इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस में और आप जाना चाहते हो साइबर सिक्योरिटी के अंदर, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। और आपको शुरुआत से लेके एंड तक सिखाया जाएगा। मैक्सिमम जो टाइम लिमिट होगी हमारे इस कोर्स की, वो 6 मंथ होगी। कोशिश करेंगे 6 मंथ से पहले कंप्लीट हो जाए। और 6 मंथ्स के बाद आप इतना, मैं गारंटी लेता हूँ आपकी, कि इतना लेवल आप हो जाएगा कि आपको एज ए एंट्री लेवल आपको साइबर सिक्योरिटी की जॉब मिल जाएगी। क्योंकि मैंने देखा है कि कंपनीज के अंदर फ्रेशर्स को साइबर सिक्योरिटी में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। सो उसी के लिए मैंने ये कोर्स लॉन्च किया है। कोशिश करूंगा कि आपको ये समझ आएगा मेरा कोर्स, और बिल्कुल हिंदी में होगा। ऐसा नहीं होने का कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी। आपके लिए एक पूरी प्रॉपर कम्युनिटी बनाई जाएगी टेलीग्राम पर और डिस्कॉर्ड पे। वहाँ आप ज्वाइन करोगे और वहाँ से आपको हर एक चीज़ सिखाई जाएगी, हर एक चीज़ डाउट क्लियर किए जाएंगे आपके। आपको फुल सपोर्ट मिलेगी ऐसे, और कोई फीस नहीं लगेगी। आप लिए अब आपको थोड़ा साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताता हूँ, जिसका आप पढ़ने जा रहे हो। तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास, क्या जॉब ऑफर्स आ सकते हैं आपके पास, और क्या आप काम करोगे कंपनीज के अंदर जाके। तो उसके बारे में थोड़ा आपको जानना चाहिए। जैसे कि अगर आप जॉब स्कोप की बात करोगे या फिर आप करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करोगे, तो बहुत ही अच्छा करियर है, बहुत ही अच्छी जॉब्स हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर। और इसकी ज़रूरत अभी हर फील्ड में है। अगर आप देखोगे कि हर एक फील्ड में आप देखोगे जाके, कि कॉलेज में चले जाओ, स्कूल में चले जाओ, या आप किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, कहीं भी किसी भी फील्ड में चले जाओ, आप हर जगह आपको डिजिटलाइजेशन मिलेगा। हर एक काम अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो रहे हैं। सारे रिकॉर्ड सभी डिजिटल पे रखते हैं, क्लाउड्स पे रखते हैं, ठीक है। तो अगर आप उसके प्रोस्पेक्टिव से देखोगे, तो हर एक को सिक्योरिटी भी चाहिए। चलिए, अगर मैं आपको जॉब स्कोप की बात करूं, तो आप अपने आसपास ही देख लीजिए कि कितने आपके आसपास साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। आपको हर दूसरे घर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिल जाएगा, आपको हर दूसरे घर में किसी और फील्ड का भी शायद बंदा मिल जाए, मैनेजर मिल जाएगा आपको, फील्ड मैनेजर मिल जाएगा आपको, या फिर आपका अकाउंटेंट मिल जाएगा, सीए मिल जाएगा। हर एक फील्ड के मिलेंगे आपको बंदे। लेकिन साइबर सिक्योरिटी का बहुत रेयर केस होगा कि आपके आसपास कोई साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट होगा। तो आप खुद से सोच सकते हैं। और इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है आज के टाइम में, वो मैं आपको अगर दूं, तो आप देख लीजिए कि हर एक फील्ड में अभी साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है। हर एक फील्ड ये चाहती है कि हमारा जो डेटा है वो सिक्योर रहे।
आप खुद से ही देख लीजिए, आप ये चाहते हो कि आपके पास जो फ़ोन है वो भी सिक्योर रहे। आप जो एंड्रॉयड फ़ोन या आईफ़ोन यूज़ करते हो, वो भी आप चाहते हो कि आप ये सिक्योर रहे। इसका जो डेटा है, इसके अंदर जो डेटा रखा हुआ है, वो भी सिक्योर रहे। साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस बहुत है, आने वाले टाइम में और ज़्यादा होगी, क्योंकि आप देख सकते हो पिछले 10 साल में कितना कुछ चेंज हुआ। आप अगर देखोगे तो हर एक चीज़ डिजिटलाइज़ेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये आपको इम्पोर्टेंस बताता है कि साइबर सिक्योरिटी की क्या इम्पोर्टेंस होगी आने वाले टाइम में, और अभी भी फिलहाल भी बहुत इम्पोर्टेंस है, लेकिन फिलहाल कमी है तो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स की। साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते क्योंकि इस फील्ड में कोई जाना नहीं चाहता। सबको ये लगता है कि बहुत मुश्किल फील्ड है, बहुत मुश्किल होगा, क्या पता क्या होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर में इसलिए जाते हैं कि सबको पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, और 2-3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, पाइथन सीख लो, पीएचपी सीख लो या जावा सीख लो, और एक फ्रंट एंड की सीख लो, एक जावा स्क्रिप्ट सीख लो, और आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। 20 से 25,000, 30,000, 40,000 की जॉब मिल जाएगी। लेकिन साइबर सिक्योरिटी में पैकेज अच्छा है, लेकिन उसको कोई सीखना नहीं चाहता। और जबकि मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो डेवलपमेंट से बेटर है साइबर सिक्योरिटी, जिसमें आपको कोई प्रोग्रामिंग इतनी खास नहीं करनी है, लेकिन आपको आनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है कि आपको आनी चाहिए लेकिन आपको प्रोग्राम्स नहीं लिखने हैं उसके अंदर। ठीक है? तो आपके लिए जो भी साइबर सिक्योरिटी में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही बेनिफिशियल होंगी आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, और एक अच्छी जॉब आप ले सकते हो साइबर सिक्योरिटी के अंदर। अच्छा पैकेज मिलेगा आपको, 10 टू 15 एलपीए मिल जाता है 1-2 साल के एक्सपीरियंस के अंदर ही। और अगर आप पब्लिकली देखोगे कि साइबर क्राइम्स कितने हो रहे हैं, आपके आसपास भी देख सकते हो। मैं गारंटी लेता हूँ कि हर एक इंसान के साथ कभी ना कभी कोई ना कोई साइबर क्राइम हुआ ही है। अगर आप देखोगे कि किसी का इंस्टाग्राम हैक हो गया, किसी की फेसबुक हैक हो गई, किसी का शायद फ्रॉड हो गया हो, फोन पे से फ्रॉड हो गया हो, कि किसी ने रिक्वेस्ट भेजी और आपने पैसे ट्रांसफर किए और पैसे ट्रांसफर कर दिए, किसी के अकाउंट से पैसे चले गए, या किसी को ब्लैकमेलिंग हो रही है, किसी की आइडेंटिटी थेफ्ट वो होती है, जैसे किसी ने आपके नाम से फेक आईडी बना ली। ठीक है, तो उसको आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं आपकी। मैं गारंटी लेता हूँ कि किसी न किसी के साथ ये सब फ्रॉड्स हुए होंगे। किसी की इंस्टाग्राम हैक हो गई, उससे किसी ने कोई गलत पोस्ट कर दिया, वो सब साइबर क्राइम्स में ही आते हैं सब चीजें। ठीक है, ब्लैकमेलिंग लड़कियों के साथ ज्यादा होता है कि ब्लैकमेलिंग चल रही है अभी। अभी रिसेंट में भी इन लोग लड़कियों के फेक आईडीज बना रहे हैं, फेक डीप फेक, एक वेबसाइट है एआई की, जिससे लोग उनके न्यूड्स वगैरह बनाते हैं और उनको ब्लैकमेल करते हैं। सो ये साइबर क्राइम्स अभी रिसेंटली जनरेट हो रहे हैं, मैं प्रूफ भी दिखा दूंगा अभी आपको। वो अभी रिसेंटली रिपोर्टेड हुए हैं साइबर क्राइम्स। वो सारे के सारे साइबर क्राइम्स आपको दिखाते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंस है साइबर सिक्योरिटी की। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग अभी अगर आपको लगता है कि आप जिस फील्ड में हो, उस फील्ड में आपका कुछ नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि आपको स्विच करना है अपनी फील्ड को, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको कोई ना कोई जॉब जरूर मिलेगी साइबर सिक्योरिटी की। और आप दूसरा बेनिफिट आपके लिए ये होगा कि आपके आसपास जो लोग हैं, आप उन्हें सिक्योर कर सकते हो इस चीज़ से, क्योंकि आने वाले टाइम में साइबर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। कि व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी? अगर मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको डेफिनेशन सुनाऊं, तो ये होती है: साइबर सिक्योरिटी इज़ द प्रैक्टिस ऑफ डिफेंडिंग कंप्यूटर्स, सर्वर्स, मोबाइल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, नेटवर्क्स एंड डेटा फ्रॉम मैलिशियस अटैक। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन। ये आपकी डेफिनेशन होती है साइबर सिक्योरिटी, ये होगी आपकी इंग्लिश की डेफिनेशन। अब हिंदी में होता क्या है भाई? साइबर सिक्योरिटी सी लैंग्वेज में बताता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी कुछ नहीं है, अपना बचाव करना, अपने डिवाइसेस का बचाव करना, अपने डेटा का बचाव करना, अपने मोबाइल का बचाव करना, अपने सर्वर का बचाव करना, अपने नेटवर्क का बचाव करना। किससे? मैलिशियस अटैक से। तो दुष्ट हमलों से अपने सिस्टम्स को, अपने सर्वर्स को, इनसे बचाना। मतलब आपके लिए जो हानिकारक है, हार्मफुल हम अटैक्स हैं, उनसे आपने आपको अपने सिस्टम को कैसे बचाना है, उन टेक्निक्स को ही हम साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में तो ये होती है साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन। ठीक है, तो अब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं भाई। जैसे आपका एक नेटवर्क हो गया, नेटवर्क मतलब जैसे सपोज कीजिए आप स्कूल के अंदर, आपका एक स्कूल है, ठीक है, उस स्कूल के अंदर 10 सिस्टम लगे हुए, तो वो एक नेटवर्क के अंदर लगे हुए होंगे, वो लैन के अंदर जुड़े हुए होंगे। अब वो नेटवर्क को कैसे प्रोटेक्ट करना है कि बाहर का कोई बंदा आके आपके उन सिस्टम्स के अंदर कुछ भी छेड़खानी ना करे। तो उसको बचाव करने के लिए आपको कुछ टेक्निक्स इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी, कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ मेथडोलॉजीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो उसको हम साइबर सिक्योरिटी बोल देते हैं। अब नेटवर्क हो गया, एप्लीकेशन सिक्योरिटी मतलब जो
एप्लीकेशन सिक्योरिटी होती है जो आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनको उसके अंदर कोई मैलिशियस चीज़ ना आए। जैसे कि अभी आप देखते हो कि जो भी हम ऐप्स अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करते हैं, वो प्ले स्टोर से करते हैं। अभी अगर प्ले स्टोर से ना करें, हम किसी थर्ड पार्टी से करते हैं, तो क्यों हम थर्ड पार्टी से करने पर गूगल रिस्क देता है कि अगर किसी के अंदर मैलिशियस चीज़ होती है कुछ भी, तो गूगल का एंटी, जो हमारे एंड्रॉइड के अंदर, मैं एंड्रॉइड की बात करूंगा क्योंकि ज़्यादातर यूजर्स एंड्रॉइड यूज़ करते हैं, तो उसमें एक हार्मफुल टाइप का पॉपअप जनरेट होता है कि भाई आपका जो आप ऐप आपने वेब ऐप से डाउनलोड किया है, वो हार्मफुल है आपके डिवाइस के लिए। ठीक है, वो क्योंकि स्कैन कर लेता है, उसमें कुछ मैलिशियस सिग्नेचर्स मिलते होंगे अंदर, कुछ चेकिंग करता हो जैसे भी आपका एंटीवायरस काम करता होगा। ठीक है, तो वो कुछ मैलिशियस सिग्नेचर्स को मैच करता होगा और उसी के बेसिस पे वो अपना पॉपअप जनरेट करता है कि भाई ये आपका मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। तो इसको आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है, आपको स्कैन करना है। आपने जो भी आप अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हो, उसको पहले स्कैन करो एंटीवायरस के अंदर, जो भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, या आप बाहर से किसी भी एंटीवायरस को बाहर से किसी भी एंटीवायरस के अंदर आप इंस्टॉल कर स्कैन कर सकते हो आप। ठीक है, तो उसके बाद आ जाती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपका डेटा है, आपके मोबाइल के अंदर हो, चाहे आप किसके सिस्टम के अंदर हो, चाहे किसी भी चीज़ के अंदर आपका डेटा है, वो आप कैसे सिक्योर रखते हो, उसके लिए क्या आप प्रिकॉशंस लेते हो। ठीक है, आप अगर मान लीजिए आपके घर के जो आपके, सपोज करिए, रियल टाइम एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करो आपके घर के मकान के जो प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं, वो आप कहाँ रखते हो, लॉकर में रखते हो। तो उसके लिए प्रिकॉशन क्या ली हुई है आपने कि भाई ये किसी ऐसे के हाथ ना लगे कि वो कोई लेके चला जाए और फिर हम साबित ना कर पाए कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आप उसको लॉकर में रखते हो जिसकी चाबी आपके किसी फैमिली मेंबर के पास होती है। ठीक है, ऐसे ही आपका डेटा, आप डेटा को कहाँ रखते हो, आप अपने मोबाइल के अंदर रखोगे। ठीक है, अगर आपको कोई पर्सनल डेटा है तो आप उसको किसी और ऐप के अंदर रखोगे, या फिर किसी और क्लाउड पे स्टोर करोगे, या कहीं ऐप लॉक के अंदर रखोगे, किसी मतलब ताले के अंदर रखोगे। ठीक है, ताकि वो किसी नॉर्मल यूजर को ना दिखे आपका डेटा। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या प्रिकॉशंस ले रहे हो कि भाई मेरा डेटा जैसा है वो सिर्फ मेरे तक सीमित रहे, वो किसी बाहर के इंसान को ना दिखे। ठीक है, आप उसके लिए ये सिक्योरिटी प्रिकॉशंस लेते हो। तो इसी को साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं कि भाई आप क्या प्रिकॉशंस लेते हो। आप कोई मैलिशियस चीज़ नहीं इंस्टॉल कर रहे अपने डिवाइस के अंदर, तो ये आपकी प्रिकॉशंस है। अगर आप करते हो तो आपका डेटा ब्रीच होगा, आप डेटा बिकेगा, वो आपका फैलेगा मार्केट में। ठीक है, अगर आपका सेंसिटिव डेटा है। ठीक है, और उसके बाद आप मान लीजिए आपका कोई डेटा, सपोज करिए आपके आपका कोई सिस्टम या आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो। ठीक है, उसका आपका डेटा है, आप उसका बैकअप कैसे रखते हो, अगर कोई डेटा लॉस हो गया, आपका सर्वर हैक हो गया, कुछ भी हो गया, आप उसकी डेटा की रिकवरी कैसे करोगे, आप उसको टैकल कैसे करोगे उस अटैक को। तो उस चीज़ के लिए आप जो अपनी पॉलिसीज बनाओगे, जो भी मतलब प्रिकॉशंस लोगे, वो पहले ही आपको डिसाइड करके रखनी पड़ेंगी। तो वो भी साइबर सिक्योरिटी के अंदर आता है। ठीक है, एंड यूजर एजुकेशन, एंड यूजर एजुकेशन इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। एंड यूजर एजुकेशन का मतलब होता है, देखिए, कि सामने वाले को, जैसे मान लीजिए अभी मैं साइबर सिक्योरिटी से हूँ। ठीक है, मैं एक कंपनी चलाता हूँ, एक मेरी कंपनी के अंदर हर एक बंदा तो साइबर सिक्योरिटी नहीं जानता होगा, तो उसको भी मुझे उतनी नॉलेज देनी पड़ेगी कि भाई वो मेरा डेटा सिक्योर रख सके। ठीक है, क्योंकि मेरी एक कंपनी साइबर सिक्योरिटी की है, मैं साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, और मेरे, सपोज करिए, मैं तो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हूँ, मुझे तो पूरी नॉलेज है, लेकिन मेरी जो कंपनी के एचआर हैं, या मेरी कंपनी का जो मैनेजर है, ठीक है, जो हायरिंग मैनेजर है, या मेरी कंपनी के जो एचआर हैं, उनको नहीं साइबर सिक्योरिटी, उन्हें, क्योंकि उनका तो फील्ड ही नहीं है, उनका तो काम है एचआर हायरिंग करना, अपना जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो करना, ऑनबोर्डिंग कराना, ये सब काम उनके हैं। ठीक है, लीव देना या फिर सैलरी वो करना, तो वो उनका काम है। लेकिन अगर आप देखोगे तो उनको भी पूरी नॉलेज होती है अपने डोमेन के बारे में। अगर वो साइबर सिक्योरिटी कंपनी, तो उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, उनको पूरा समझाया जाता है कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो वो सारी चीज़ें आपकी साइबर सिक्योरिटी के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये साइबर सिक्योरिटी होती है। साइबर सिक्योरिटी कुछ नहीं है, सिंपल एक मेथड और टेक्निक्स हैं। ठीक है, सेट ऑफ टेक्निक्स है, या आप बोल सकते हो डिफेंडिंग प्रैक्टिस है आपकी, जो आप अपने आप को, अपने सर्वर्स को, अपने डेटा को, अपने मोबाइल डिवाइसेस को, या अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हो। किससे? मैलिशियस अटैक से। तो ये आपकी साइबर सिक्योरिटी होती है। ठीक है, तो कुछ भी डाउट हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, किसी भी चीज़ में अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो मेरे। चलिए, अब मैं, अभी आपने साइबर सिक्योरिटी के बारे में तो पढ़ लिया कि भाई साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। अब साइबर क्राइम क्या होता है भाई, इसके लिए हम साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हैं, क्यों हम साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हैं। ठीक है,
हमें क्यों ज़रूरत पड़ी साइबर सिक्योरिटी सीखने की? और साइबर सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि आने वाला टाइम आपको भी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डिजिटलाइज़ेशन का है। पूरा आप इस पे डिपेंड हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। आप खुद से देख लो कि आप पिछले 10 साल के अंदर कितनी चीज़ों पर आप डिजिटली डिपेंड हो चुके हो। तो आने वाला टाइम डिजिटलाइज़ेशन का है, तो इसीलिए हमारी सोसाइटी को साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत तो पड़ेगी। ये फाइनल है। अभी अगर मैं रिसेंट क्राइम्स की बात करूं, साइबर क्राइम्स की, तो एक इंस्टाग्राम पर चल रहा है, अभी जो ट्रेंड चल रहा है कि आपका इंस्टाग्राम हैक होता है किसी भी लिंक के थ्रू। ये नहीं पता कि वो कैसे करते हैं उसको, ठीक है? तो वो किसी भी लिंक के थ्रू आपका इंस्टाग्राम अकाउंट टेक ओवर करते हैं और उस पे डालते हैं कि मैंने यहाँ पे इतना इन्वेस्ट किया और इतना मेरे पास अमाउंट रिसीव हुआ, मुझे इतने पैसे रिसीव हुए क्रिप्टो करेंसी में। उसके स्क्रीनशॉट्स डालते हैं वो, इसके मतलब ये सारी चीज़ें डालते हैं और फिर आपसे एक ऐप इंस्टॉल कराते हैं कि आप इस ऐप को इंस्टॉल करिए और आपको उस ऐप के थ्रू आपसे पैसे डलवाए जाएंगे उस ऐप के अंदर और आपको कहा जाएगा कि इस ऐप में आप इतना इन्वेस्ट कीजिए, आपको इतना रिटर्न मिलेगा। तो उनकी टीम से आपको कोई ना कोई मैसेज भी कर सकता है, व्हाट्सअप भी करेगा आपको शायद। तो वो आपको बोलेगा कि भाई ये ऐप मेरा इंस्टॉल कर लीजिए, आपको जो आप अमाउंट इन्वेस्ट करोगे वो आपको डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। तो आप इन्वेस्ट करोगे, मान लीजिए आपको बोला गया कि आप 500 रुपये इन्वेस्ट कीजिए, वो आपको 1500 रुपये देंगे भी और आपके वो अकाउंट में भी आ जाएंगे वो 1500 रुपये। फिर आपको लालच बढ़ेगा, फिर आपको लालच बढ़ने के बाद आप 1500 की जगह 3000 इन्वेस्ट करोगे, फिर आप 4000 इन्वेस्ट, जैसे ही आप कोई बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करोगे 50,000 60,000, वो ऐप ही गायब हो जाएगा वहां से। तो एक फ्रॉड ये चल रहा है आपका अभी रिसेंटली जो ज्यादातर चल रहा है। अभी पिछले दिनों में अभी जब आपने देखा होगा, पेटीएम और फोन पे के अंदर एक आया था कि एक फीचर आया था कि आप सामने वाला यूजर जो मतलब रिसीवर है वो सामने से रिक्वेस्ट भेज सकता है कि आपको जितने पैसे मेरे, मान लीजिए मैं सेंडर हूँ, ठीक है, मेरे से किसी को पैसे लेने हैं, तो वो रिसीवर है सामने वाला, ठीक है। तो वो जो रिसीवर है वो मेरे से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे 500 रुपए की जरूरत है, तो वो मुझे उधर से रिक्वेस्ट भेज सकता है 500 रुपए की, मैं इधर से डायरेक्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा और पे कर दूंगा। तो लोगों ने क्या किया कि इसका गलत यूज किया, इसको कैसे दिखाया लोगों को जिनको नहीं पता था, जो मतलब इतने एजुकेटेड नहीं है इस चीज के बारे में, जिनको सिर्फ ये पता है कि फोन पे से पैसे ट्रांसफर होते हैं नंबर से, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि सर मैंने मतलब फोन आते थे, कॉल्स किए फ्रॉड्स ने कि सर आप इसको रिसीव कीजिए, मैंने आपको कुछ अमाउंट भेजा, मैंने 5,000 अमाउंट भेजा, आप उसको रिसीव कर लीजिए। अब जिसको नहीं पता था उस फीचर्स के बारे में, तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही रिक्वेस्ट आई उसने पे किया, उसने पे के अपना यूपीआई पिन डाला और पैसे उसके अकाउंट से कट के, सेंडर के ही अकाउंट से कट के रिसीवर के पास चले गए। लेकिन वो उसे नहीं पता था, उसे लगा कि शायद मेरे पास पैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो एक फ्रॉड ये चला था अभी। और एक अभी जो रिसेंटली चल रहा है, अभी एआई का जो हमारा ज्यादातर चल रहा है कि भाई एआई पे डिपेंड हो रहे हैं लोग, एआई वेबसाइट्स बन रही है, एआई एप्लीकेशन बन रही है, ठीक है, जो हमारा काम को ऑटोमेट कर रही है। आपने देखा होगा चैट जीपीटी से बहुत बड़ा इवोल्यूशन आया मार्केट में। तो ऐसे ही बहुत सारी एआईज बन चुकी हैं जो एडिटिंग भी कर देती है, फोटोज की एडिटिंग कर रही हैं। तो इसी तरीके से एक डीप फेक्स के नाम से एक वेबसाइट्स है बहुत सारी, जो क्या करती हैं कि आपके जो फोटोज हैं उनको कन्वर्ट कर देती हैं न्यूड्स फोटोज में, ठीक है। और वो काफी ऑब्सीन कंटेंट क्रिएट करती हैं वो एआईज, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये ओरिजिनल है डुप्लीकेट है। और उससे क्या कर रहे हैं लोग कि आपकी प्रोफाइल से, इंस्टाग्राम से या आपके जहां भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वहां से आपकी प्रोफाइल्स को उठा रहे हैं, और वहां से आपकी प्रोफाइल्स को उठाने के बाद वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। ज्यादातर ये लड़कियों के साथ हो रहा है कि उनकी प्रोफाइल्स को उठाया जा रहा है, उनके फोटोज को उठाया जा रहा है, और वहां से उनको फोटोज को उठाने के बाद टेलीग्राम बोट्स भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो वहां पे क्या कर रहे हैं, वो उन फोटोज को वहां पे अपलोड करते हैं, वहां से उसका जो कंटेंट क्रिएट होता है मतलब एआई के थ्रू, उसको फिर उसी इंसान के पास भेजते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं कि हम इसको वायरल कर देंगे, हम इसको ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है। तो उससे सामने वाला बंदा डर जाता है, फिर उससे पैसे मांगे जाते हैं कि भाई ये पैसे दो आप, ये मुझे इतने पैसे चाहिए, आपको यहाँ ट्रांसफर करने हैं। अब जिसको मतलब इस चीज के बारे में नहीं पता कि भाई ये मेरा है, किसी और का है, क्या है, कैसे बनाए, उसको ये लगता है शायद कि वो पैसे दे भी देता है, ठीक है। काफी ज्यादा फ्रॉड चल भी रहा है, वो पैसे दे भी देता है। लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखिए कि ये फ्रॉड है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप साइबर सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर कॉल कर सकते हो, आप cybercrime.gov.in पे रिपोर्ट कर सकते हो, एनोनिमस भी कर सकते हो आप,
अपनी पहचान बता के भी कर सकते हो आप, ठीक है? तो आप रिपोर्ट्स कर सकते हो, आपको रिपोर्ट करनी चाहिए साइबर क्राइम्स के। स्टैट्स की बात करूँ तो अगर 2022 के अंदर 52,000 से भी ज़्यादा साइबर क्राइम्स रजिस्टर्ड हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने क्राइम्स हो रहे हैं साइबर क्राइम्स और कितना क्राइम रेट बढ़ रहा है। और ये रजिस्टर्ड वो हुए जिन्होंने हिम्मत दिखाई साइबर क्राइम्स को रिपोर्ट करने की। जिन्होंने नहीं दिखाई, जिनके साथ हो चुका, वो बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं है कि कहाँ रिपोर्ट करनी है, कैसे रिपोर्ट करनी है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। साइबर क्राइम का जो हेल्पलाइन नंबर है जो ऑल इंडिया में वर्क करता है वो 1930 है। आप इस नंबर पे कभी भी कॉल करके अपने जो भी आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है उसको रिपोर्ट हो, उसके बारे में जानकारी दे सकते हो, इस पे तुरंत एक्शन लिया जाता है, ठीक है? तो आप इसमें भी अपना वो कर सकते हैं, नॉर्मल यूजर्स के लिए है, ठीक है? नॉर्मल जो इंसान है जिन्हें नहीं पता, आप अपने रिलेटिव्स के साथ किसी के भी साथ कोई भी फ्रॉड हुआ हो, ब्लैकमेलिंग हो या फिर मनी फ्रॉड हो, कुछ भी है, जो भी है, ठीक है? अगर वो आपको लगता है कि ये साइबर क्राइम है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो, आप बता सकते हो कि आप यहाँ पे रिपोर्ट करिए, ठीक है? तो साइबर क्राइम्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं अभी। रिसेंटली अभी ब्लैकमेलिंग का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है? तो इन सब चीज़ों से अपना सिक्योर रहिए। और कोई भी जो भी आपके प्ले स्टोर पे नहीं है ऐप, उसको नहीं इंस्टॉल कीजिए आप, ठीक है? क्योंकि वो आपका डेटा ब्रीच करते हैं, आपके डेटा को निकालते हैं आपके फ़ोन से, फिर वो मार्केट में सेल करते हैं मार्केटिंग वालों को, ठीक है? तो इसलिए आप अपने डेटा को भी सिक्योर रखिए। साइबर सिक्योरिटी के बारे में या साइबर क्राइम के बारे में आपको समझा सकता था, मैंने समझा दिया। अभी आगे जो भी हम कोर्स करेंगे उसके अंदर आपकी सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, कैसे कैसे वर्क करता है साइबर सिक्योरिटी में, क्या आपको क्या क्या टेक्निक्स अपनानी है अगर आप करियर बनाना चाहते हो। साइबर साइबर क्राइम्स क्या होते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया, किस टाइप के क्राइम्स को साइबर क्राइम्स बोलते हैं, ठीक है? अभी एक मैं एग्जांपल अगर मैं दूं आपको कि भाई आप सपोज कीजिए, मैंने बोला कि जो भी डिजिटली डिवाइसेस को यूज करके क्राइम किया जा रहा है साइबर क्राइम बोलेंगे। जो भी आपका डिजिटल डिवाइसेस को यूज करके क्राइम किया जाता है उसको साइबर क्राइम बोलते हैं। ऐसा नहीं होने का कि आप, मैं ये बोल रहा हूँ कि डिजिटल डिवाइसेस को, ऐसा नहीं होने का कि आपने कोई डिजिटल डिवाइस किसी के सर में मार दिया और साइबर क्राइम बोल लेंगे, नहीं, वो साइबर क्राइम नहीं है। साइबर क्राइम वो है जो आप डिजिटली नेटवर्क के अंदर आके किसी का नुकसान करते हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस लेते हैं किसी के डिवाइसेस का या सिस्टम्स का, उसको साइबर क्राइम बोलते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा साइबर क्राइम्स तो बता दिया मैंने आपको, अब थोड़ा सा साइबर क्राइम्स में किन किन अटैक्स का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, कुछ कॉमन अटैक्स के बारे में बताता हूँ। वैसे तो आपको सारे ही अटैक्स बताए जाएंगे इस कोर्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ कॉमन अटैक्स बताता हूँ जो नॉर्मली यूजर्स पे किए जाते हैं, ठीक है? तो पहला जो अटैक है हमारा वो फिशिंग होता है, जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अभी तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन हो चुकी है इसकी चीज़ की, लेकिन अभी भी लोग काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं इसको, ठीक है? तो फिशिंग क्या होता है कि फिशिंग में क्या होता है कि आपको एक मेलिशियस लिंक भेजा जाता है। मेलिशियस लिंक का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैं फेसबुक यूज़ करता हूँ, ठीक है? या मैं इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ, मैं कोई भी सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ और सामने वाला बंदा चाहता है कि अकाउंट का मेरे अकाउंट का यूज़र नेम और पासवर्ड उसके पास चला जाए। तो वो क्या करेगा, वो एक किसी भी तरीके से मुझे वो लिंक भेजा, कुछ भी बोल के कि भाई आपके इंस्टाग्राम में सिक्योरिटी अलर्ट आया या आपके इंस्टाग्राम में अपडेट आया, कुछ भी करके उसने मेरे को ईमेल पे कर दिया या कहीं भी उसने मेरे को वो लिंक भेज दिया। या फिर उसने अकाउंट क्रिएट किया फेक इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम कम्युनिटी के नाम से, उसमें सब कुछ है, उसका वेरीफाइड ब्लू टिक वगैरह उसने सब रख रखा है, लगा रखा है। मुझे नहीं पता कि वो फेक है या रियल है। उसमें मेरे पास वो लिंक आया कि भाई आप इस लिंक पे क्लिक करो, यहाँ पे यूजर नेम आईडी डालो, आपके अकाउंट में सिक्योरिटी अलर्ट है। अभी चला भी था ये काफी दिन पहले इंस्टाग्राम पे, कि कम्युनिटी वाले में दिखता था कि भाई कम्युनिटी नाम, इंस्टाग्राम कम्युनिटी से मैसेज आता था और लोगों का अकाउंट हैक होता था उसमें, ठीक है? उसमें क्या करेगा वो कि वो मुझे वो लिंक भेजेगा और मैं उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करूंगा मेरे पास एक वो ओपन होगा, पेज ओपन होगा, लॉगिन पेज ओपन होगा, और उस पेज में मैं जैसे ही अपनी डिटेल्स एंटर करूंगा, वो पेज से जो डिटेल्स जाएंगे, क्रेडेंशियल्स जाएंगे, वो उसके सर्वर पे चली जाएंगे और वो उनको रीड कर सकता है, ठीक है? वो वहां पे जाके सेव हो जाएंगे और वो पेज बंद हो जाएगा, ठीक है? अब मुझे लगेगा कि चलिए हो गया, मेरा सिक्योरिटी अलर्ट गया, ठीक है, मैं उसको भूल जाऊंगा। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या करेगा वो यूजर, मेरा अकाउंट लॉगिन कर लेगा। इसीलिए बोलते हैं कि टू स्टेप वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने जिस भी अकाउंट को आप यूज करते हो, चाहे वो मीडिया अकाउंट है, चाहे बैंकिंग अकाउंट है, सभी अकाउंट सब पे टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाइए, चाहे वो व्हाट्सएप का अकाउंट है, ठीक है? तो दूसरा अटैक होता है मेलवेयर अटैक। मेलवेयर अटैक क्या होता है? मेलवेयर अटैक मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर अटैक, ठीक है? सॉफ्टवेयर के अंदर वायरस छुपा के अटैक करना, ठीक है? तो मेलवेयर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो आपको धीरे धीरे जब हम क्लासेस करेंगे जाऊंगा।
बाद होता है एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल अगर कंप्यूटर साइंस वाले हो तो समझते होंगे कि एसक्यूएल होता क्या है, ठीक है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, डेटाबेस की होती है, जो आपका डेटा जो स्टोर होता है ना सर्वर पे जाके वो डेटाबेस के अंदर होता है, ठीक है? टेबल्स की फॉर्म में या टेबल और कॉलम और रोज के फॉर्म में होता है, ठीक है? तो उसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है, जैसे आपका नाम, आईडी, पासवर्ड जो भी होता है सब डेटाबेस के अंदर होता है, ठीक है? उसका एक अटैक का नाम होता है एसक्यूएल इंजेक्शन, जो कि वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर आता है। वो भी आपको सिखाया जाएगा, ठीक है? तो अभी सिंपल ये समझिए कि डेटाबेस का कोई अटैक का नाम है एसक्यूएल इंजेक्शन, जो डेटाबेस पे होता है, ठीक है? क्योंकि आपका जो मेन जो सर्वर के पास जो मेन चीज़ होती है वो डेटाबेस ही होता है। अगर सर्वर का किसी ने डेटाबेस एक्सेस कर लिया ना, तो पूरा सर्वर कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है? तो वो सर्वर पे जो आपका डेटाबेस होता है उसको उसको प्रिवेंट करना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आ जाता है आपका मैन इन द मिडल अटैक। मैन इन द मिडल अटैक क्या होता है? मैन इन द मिडल अटैक होता है कि आप किसी सर्वर से कम्युनिकेट कर रहे हो, सपोज करो आपने सर्च किया गूगल पे कि कैट इमेजेस, ठीक है? आपको कैट की इमेज चाहिए, ठीक है? आपने सर्च किया कैट इमेजेस, या आपने गूगल पे सर्च किया इंस्टाग्राम, तो आपके पास इंस्टाग्राम का लॉगिन पेज आ गया, ठीक है? अब आपके पास इंस्टाग्राम का लॉगिन पेज आया, या आपके पास आपने कैट इमेजेस सर्च किया, जो भी मैंने आपको दो बताई, तो इसमें पहली रिक्वेस्ट आपकी गई कैट इमेजेस। तो पहली रिक्वेस्ट आपके जाने के बाद अब सपोज कीजिए मैन इन द मिडल अटैक आप पे हो चुका है। मैन इन द मिडल अटैक का होता है, मैन इन द मिडल का मतलब होता है बीच में कोई आदमी, ठीक है? तो बीच में कोई आदमी मतलब कौन होगा? वो हैकर होगा, ठीक है? सपोज करिए आप यहाँ पे क्लाइंट हो, ठीक है? और आपका जो जहाँ से आप डेटा ले रहे हो, ठीक है, वो एक सर्वर है। क्योंकि आप जो भी देखोगे, आप सब सुना भी होगा आपने कि जो भी आपके पास डेटा आता है, जो भी आप रिसोर्सेज लेते हो इंटरनेट से, वो सर्वर से आते हैं, सर्वर के पास होते हैं, वो डेटाबेस में होते हैं, ठीक है? तो आपने क्या किया कि वहां से एक डेटा उठाया, आपने कहा कि कैट इमेजेस, तो सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई कि कैट इमेजेस, उसने जितनी भी कैट इमेजेस उससे रिलेटेड डेटाबेस में होंगी वो सारी की सारी आपको शो करा देगा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है? तो ये आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है। अब किसी हैकर ने आके क्या किया, मैन इन द मिडल अटैक किया। अब वो कैसे परफॉर्म होता है, कैसे होता है, तो वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। उसमें क्या होता है कि आपके बीच में आके कोई बैठ गया, ठीक है? अब आपकी जो रिक्वेस्ट जाएगी क्लाइंट साइड से, आपने सर्च किया कैट इमेजेस, तो कैट इमेजेस पहले जाएगी आपके हैकर के पास। वो हैकर उस रिक्वेस्ट को देखेगा कि भाई क्या भेजा आपने, आपने कहा कि कैट इमेजेस। अब वो उस कैट की जगह डॉग भी भेज सकता है, ठीक है? तो वो डॉग, उसने कैट की जगह डॉग कर दिया। आपने सर्च किया था कैट इमेजेस, लेकिन रिस्पॉन्स में आपके पास क्या आएगा? डॉग इमेजेस। तो आप सोच सकते हो कि आप जो भी सर्च करते हो, अगर मैन इन द मिडल अटैक हुआ तो वो आपके हर रिक्वेस्ट को रीड करेगा, हर आपके रिस्पॉन्स को मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है? तो मैन इन द मिडल अटैक ये होता है। एक छोटा सा सिनेरियो बताया अभी, बाद में जाके अभी कोर्सेज के जैसे जैसे कोर्स चलेगा उसके दौरान आपको सब चीजें समझाई जाएंगी, ठीक है? रैनसमवेयर अटैक होता है एक। रैनसमवेयर अटैक क्या होता है? अभी आपने सुना होगा एम्स पे अटैक हुआ था, रैनसमवेयर अटैक, जिसमें 200 करोड़ की आपने रैनसम मांगी गई थी। रैनसम का मतलब फिरौती होता है, ठीक है? तो जो ये अटैक होता है, ये रैनसमवेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तो मेलवेयर होता है इसके अंदर, और रैनसम का मतलब कि ये फिरौती मांगते हैं, जिसमें वो रैनसमवेयर। इसमें क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है, जो आपके सिस्टम के अंदर डेटा होता है, वो पूरा का पूरा इनक्रिप्ट हो जाता है। इनक्रिप्ट का मतलब किसी और नॉर्मल टेक्स्ट से किसी और टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? क्रिप्टोग्राफिक टेक्स्ट में कन्वर्ट हो, साइफर टेक्स्ट बोलते हैं हम उसको, ठीक है? साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। उसको हम जो भी मतलब उसको डिक्रिप्ट करने के लिए आप क्या करते हो, उसको डिक्रिप्ट करने के लिए की चाहिए होती है, तो वो की किसके पास होती है? हैकर के पास है। वो किसी एल्गोरिथम, तो उसको बोलते हैं हम रैनसमवेयर अटैक, जिसमें आप फिरौती मांगते हो, ठीक है? तो उसमें हैकर क्या करता है कि उसके पूरे डेटा को इनक्रिप्ट कर देगा, और उसकी की सिर्फ हैकर के पास होगी। अगर कोई क्रैक कर सकता है, कोई भी इंजीनियर, तो बेटर है, नहीं तो फिर वैसे पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है रैनसमवेयर अटैक में कि वो क्रैक हो पाए, ठीक है? तो उसकी की सिर्फ हैकर के पास होती है। तो वो रैनसम मांगते हैं, फिर आप रैनसम देते हो तो वो आपका डेटा वापस कर देते हैं उसी से, ठीक है? तो अभी एम्स के अंदर हुआ था, दिल्ली एम्स के अंदर साइबर अटैक हुआ था, जो कि रैनसमवेयर अटैक था, जिसमें 200 करोड़ की रैनसम मांगी गई थी। वो मुझे नहीं पता क्या हुआ उसके बारे में। तो उसमें क्या हुआ कि आप हैकर ने क्या किया, उसके जितने भी सिस्टम्स थे, जितना भी रिकॉर्ड था उनका, अब आप खुद से सोच सकते हो कि डेली कितने पेशेंट्स वहाँ एडमिट होते हैं, कितने पेशेंट्स वहाँ पे रिलीज होते हैं, कौन सी दवाई जानी है, सब डेटा आपका डिजिटल सिस्टम के अंदर था। तो डिजिटल सिस्टम के अंदर था, तो आपको भी पता है कि अगर डेटा वो इनक्रिप्ट हो गया तो किसी ने रजिस्टर में तो लिखा नहीं था कि भाई वो रजिस्टर में चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि पूरे हॉस्पिटल में कितनी प्रॉब्लम्स हुई होंगी, किसको क्या दवाई देनी है किसको पता। वो तो पूरी उसमें थी भाई, डेटाबेस में थी उनके, वो डेटाबेस ही इनक्रिप्ट हो चुका।
तो आप खुद से सोच सकते हो कि कितना बड़ा नुकसान हुआ। वो 200 करोड़ छोड़ो, 400 भी मांगते वो भी देने पड़ते उनको, ठीक है, अगर उनको डिक्रिप्ट कराना होता है वो डेटा, ठीक है। तो ये आपका साइबर सिक्योरिटी का, ये आपके कुछ कॉमन अटैक्स थे, ठीक है, जो आपके साइबर सिक्योरिटी में आपको जिसको प्रिवेंट करना है, ठीक है, जिनसे आपको प्रिवेंट करना है अपने सिस्टम्स को, अपने डिवाइसेस को, ठीक है। कुछ कॉमन अटैक, बहुत सारे अटैक्स होते हैं वैसे तो, ये कुछ कॉमन थे जो हो। ये अब मैं थोड़ा सा आपको करियर ऑप्शंस के बारे में बता देता हूँ साइबर सिक्योरिटी में, कि आपको कौन कौन से करियर ऑप्शंस मिलेंगे साइबर सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है। तो वो करियर ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, देखिए। सिक्योरिटी एनालिस्ट है पहले, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी प्रोफेशनल है, मेलवेयर एनालाइजर है, ठीक है, टेस्टर है, ठीक है, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इंजीनियर है, आईएएम प्रोफेशनल है, ठीक है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल है, क्लाउड सिक्योरिटी प्रोफेशनल है, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोफेशनल। अब आप इसमें देखोगे सारी फील्ड अलग अलग हैं, ठीक है। सिक्योरिटी एनालिस्ट है, नेटवर्क वाला नेटवर्किंग में देखेगा जो सिक्योरिटी चाहिए होती है, ठीक है। क्लाउड वाला क्लाउड, जो क्लाउड स्टोरेज होते हैं ना आपके, क्लाउड पे जो आपका काम होता है, उसको देखेगा कि भाई क्लाउड में क्या क्या सिक्योरिटी चाहिए हमें, ठीक है, उसकी टेस्टिंग करेगा, उसको प्रिवेंट करेगा, ठीक है। तो उस क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर का काम होता है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनकी टेस्ट, पेंटेशन टेस्टर वो होता है जो पेंट्रेट करता है आपके एप्लीकेशन को, पेंट्रेट करता है, मतलब उसके अंदर बग्स को अराइज करता है, वल्नरेबिलिटीज को अराइज करता है, आपके कोड में मैनिपुलेशंस करता है, आपके कोड को क्रैक करता है, ठीक है। वो पेंटेशन टेस्टर होता है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी जॉब होती है पेंटेशन टेस्टर की, और इसको बहुत ही हाई पैकेज दिया जाता है कंपनीज के अंदर पेंटेशन टेस्टर को, ठीक है। बहुत सारे मेलवेयर एनालिस्ट जो मेलवेयर्स को एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ करियर ऑप्शंस हैं जो आपको आगे जाके आपकी पोजीशंस डिफाइन करेंगे कि भाई आप पोजीशन काम कर रहे हो, ठीक है। तो आप इनमें से किसी भी पोजीशन पे काम कर रहे हो। मैं फिलहाल सिक्योरिटी एनालिस्ट हूँ, पेंटेशन टेस्टर भी हूँ मैं, ठीक है, कंपनी के। तो ये आपके करियर ऑप्शंस है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि आपको रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है, कि भाई आपने ये तो सब सीख लिया। अब मैं आपको बोला कि भाई बिगिनर से लेकर एडवांस तक सिखाएंगे, कोई सी भी फील्ड से हो, बीए कर रखी हो, बीएससी कर रखी हो, कुछ भी कर रखा हो, आप 12th भी कर रखी हो, ठीक है, आपने अभी एडमिशन ही लिया है बीए में, तो आप तब भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी साइबर सिक्योरिटी में जॉब लेने के लिए? तो सिंपल सी रिक्वायरमेंट्स है मेरी, आप सिर्फ मेरी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करिए, और जो मैं सिखा रहा हूँ उसको फॉलो करिए। 6 महीने में आपको जॉब 101% मिलेगी, और मैं आपको इससे अर्निंग करने के तरीके भी बताऊंगा कि साइबर सिक्योरिटी से आप घर पे भी अर्निंग कर सकते हो, आप बग्स घर पे भी ढूंढ सकते हो, प्राइवेट बग बाउंटी प्रोग्राम्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करोगे? लेकिन उसके लिए आपको पहले स्किल्स आनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको जब तक स्किल्स नहीं आएंगे आप उसको भी ज्वाइन नहीं कर सकते। तो आप पहले स्किल्स पे फोकस करना, जॉब्स आपको खुद ब खुद मिलेंगी, ठीक है। आपको जॉब्स के बारे में मैं बताऊंगा कि आपको रेफरेंस भी दिए जाएंगे जॉब्स के, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि आप या तो अपेयरिंग में हो या आपकी कंप्लीट हो चुकी हो ग्रेजुएशन, ठीक है। आप ग्रेजुएशन में होने चाहिए, चाहे बीए ही कर रहे हो आप, ठीक है, तो आप होने चाहिए, क्योंकि आपकी डिग्री कोई मैटर नहीं करेगी, लेकिन आप होने चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो आपकी डिग्री कोई मैटर नहीं करती इस फील्ड में, आपकी स्किल्स मैटर करेंगी कि आप किस फील्ड बने हो, ठीक है। तो आप 1 साल तो लगेगा कम से कम, अगर आप इस फील्ड से रिलेट नहीं करते हो। अगर आप रिलेट करते हो कंप्यूटर साइंस से, तो आपको मुश्किल से 6 महीने लगेंगे इस फील्ड में स्विच करने के लिए, और आप एक अच्छा पैकेज ले सकते हो किसी भी कंपनी के अंदर। और आपको सब कुछ जो सिखाया जाएगा वो बिल्कुल आपको देसी भाषा में सिखाया जाएगा, आपकी लैंग्वेज में सिखाया जाएगा, ठीक है। जिस भी लैंग्वेज में आपको समझ में आता है उसी लैंग्वेज में सिखाया जाएगा आपको। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए जिसकी रैम कम से कम 4 GB होनी चाहिए, और 500 GB हार्ड हार्ड ड्राइव होनी चाहिए उसकी, ठीक है। i3 i5 प्रोसेसर हो कम से कम, ठीक है। i5 वो तो ज़्यादा बेटर है, अच्छी प्रोसेस मिलेगी, ठीक है, प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी मिलेगी। और उसके बाद अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस की नॉलेज है प्रायर में तो प्लस पॉइंट है आपके लिए, नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं आपको शुरू से एंड तक सिखाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर आपको ऑन करना आना चाहिए, आपको उसके ऑप्शंस में जाना आना चाहिए, ठीक है। आपको मैं बोलता हूँ कि इस फोल्डर के अंदर जाओ तो उस फोल्डर के अंदर जाना आना चाहिए, ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। आपके अंदर आपको कंप्यूटर में नेटवर्क इंटरनेट चलाना आना चाहिए, ठीक है, नेट कनेक्ट करना आना चाहिए। बस इतनी नॉलेज अगर आपको है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्टार्ट कर सकते हो। सेल्फ मोटिवेटेड होनी चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, ठीक है, सेल्फ लर्नर होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ मैं आपको सिखाऊंगा शायद उससे कहीं ज़्यादा आपको खुद से भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर मैं 2 घंटे आपको क्लास यहाँ दे रहा हूँ, 1 घंटा आपको क्लास यहाँ दे रहा हूँ, तो आपको 1-2 घंटा आपको घर से भी पढ़ना चाहिए। जो मैं रोज सिखाऊंगा वो आपको रोज पढ़ना है, बस इतना कर लेना। 6 महीने में आपको जॉब गारंटेड मेरी साइड से, ठीक है। और आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, बस ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है साइबर सिक्योरिटी में, अगर मेरे कोर्स में आप रोल होना चाहते हो, ठीक।
आप इस कोर्स में इन्वॉल्व एक बार होके देखिए। आप डेली कोर्स को देखिए, डेली जो वीडियोस आएंगे उनको देखिए, ठीक है। आपको खुद से लगेगा कि आप कितने महीने बाद आप अपने आप को देखना कि आप कितना एडवांस सीख चुके हो। तो आपको जो भी सिखाया जाएगा वो इंडस्ट्री लेवल का सिखाया जाएगा, जो कंपनीज के अंदर जैसे काम होता है। मैं आपको टूल्स भी सिखाऊंगा, जो कंपनीज के अंदर टूल्स यूज किए जाते हैं, कैसे रिपोर्टिंग की जाती है, कैसे रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, ठीक है। टूल्स से कैसे स्कैनिंग करते हैं, वल्नरेबिलिटीज की कैसे स्कैनिंग करते हैं। बिगिनर से लेकर एडवांस तक आपको सारे टूल्स की नॉलेज दी जाएगी, इस टूल का यूज करना है, सब कुछ बताया जाएगा आपको, ठीक है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग में अपना करियर स्विच करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्वाइन कर लेना कोर्स को, और डेली आपको सारी वीडियोस फ्री मिलेंगी। कोई वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट्स करके, ठीक है। और कल से आपके ट्यूटोरियल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी ट्यूटोरियल्स होंगे वो प्लेलिस्ट के अंदर आपको प्रॉपर वे में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।